मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते भारतीय बाजार। एसजीएक्स निफ्टी धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाता हुआ गैप से खुलने के बाद किन लेवल्स पर रहेगी नजर और कैसे आज का रहेगा एक्शन, इसी पर होगा हमारा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कैसे समझना है ग्लोबल संकेतों को, कहां रखनी है आपकी नजर और आगे बाजार की चाल, सभी बातों पर करेंगे अंजी से चर्चा। मॉर्निंग सर, पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से मिले जुले हैं। अमेरिकी बाजार दिन भर मजबूत रहे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जो फिसलन हुई उसके बाद 200 पॉइंट नीचे डाउ बंद होता हुआ नजर आया। दिन के निचले स्तरों पर जाकर डाउ, एसएनपी और नैस्डैक बंद होते हुए नजर आए हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में कुछ अच्छी खबरें इकोनॉमी के फ्रंट पर। आईआईपी के मजबूत आंकड़ों के बाद महंगाई तेजी से घटती हुई नजर आई है। 6.77% ये है महंगाई का आंकड़ा। 6.75% के आसपास का जो हमारा अनुमान था, वहाँ पर महंगाई आती हुई दिखी। तो काफ़ी तेज गिरावट महंगाई की 0.5% की होती हुई दिखी है अक्टूबर के महीने में, 3 महीने के निचले स्तरों पर। एल&टी और इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिली है, एक बड़ी आईटी कंपनी बनने की तैयारी में, जिसका प्रवेश इवेंचुअली निफ्टी में भी जरूर होगा। नतीजों के लिहाज से कल था आखिरी दिन। आज सिर्फ हम नतीजों का रिव्यू करेंगे, प्रीव्यू नहीं। तो जो कुछ भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, उनका पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए होगा। और फ्यूजन माइक्रो की आज होने जा रही लिस्टिंग, एक और नया खिलाड़ी बाजार में उतरते हुए। कहाँ होगी लिस्टिंग, क्या करें आप बताएंगे, ये भी हम आपको। बिल्कुल, तो एक्शन तो भरपूर है और नतीजों के लिहाज से भी फोकस है। खबरों पर भी हमारा नज़र बनी हुई है। ग्लोबल संकेत कल शाम थोड़ी सुस्ती वाले थे, बट उसके सामने आज सुबह संभलते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी डेज हाई पर है, डाउ फ्यूचर्स भी 100 अंक ऊपर है। तो ग्लोबल मूड माहौल तो ठीक दिख रहा है सर आज सुबह। कल ये जो हल्की फुल्की सुस्ती दिखी है, थोड़ा ऊंचाई से करीब 430 अंक डाउ गिरकर बंद हुआ, ये थोड़ा समझाएं क्या हुआ अमेरिका में। दो चीजें हैं दीप, एक तो ये कि बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार नौकरियां घटा रही वहां पर, तो अब थोड़ा रिसेशन का डर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो देखिए, ब्याज दरें बढ़ने से कंजम्पशन कम होना हो, महंगाई नीचे आए ना है, नौकरी जाते पक्का आ जाती है। जिसकी नौकरी जाए उससे पता है कि भाई अब मुझे क्या करना है, पैसे कितना बचाना है, कहाँ बचाना है। तो तुरंत प्रभाव से वो लग्जरी वाले खर्चे तो छोड़ दीजिए, एसेंशियल खर्चे जो होते हैं, जो जरूरी होते हैं, उनमें भी कटौती करना शुरू करता है। और यही होता दिख रहा है। अमेजोन बड़े बिजी सीजन के पहले नौकरियां काट रहा है। सोचिए, थैंक्स गिविंग डे है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, उससे पहले अगर आप नौकरियां काट रहे हो तो फिर उसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरह के हालात हैं। और ये सिर्फ रिटेल कंपनियां नहीं है, IT कंपनियां नहीं है, बल्कि कई सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगातार पिछले कुछ दिनों में, और नंबर्स जो काट रहे हैं दीप, मतलब 5-5 डिजिट में, ये छोटी बात नहीं है। क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी के आंकड़े 2.5-3 लाख के आते हैं। अगर 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हैं पूरे अमेरिका में, उसमें से 10-10 हज़ार एक ही कंपनी कर रही है, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम 130 करोड़ है तो हमें 10,000 का आंकड़ा बड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन ये आंकड़ा छोटा नहीं है, ये काफी बड़ा है। 10,000 नौकरियां कटना छोटी बात नहीं है। सो आई थिंक कहीं कहीं जो अमेरिका में जो डर लग रहा है लोगों को, एक तो इस बात को लेकर लग रहा है कि जो नौकरियां तेजी से कट रही है वो कंजम्पशन पर असर डालेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज, फेड के 2 सदस्यों के बयान अलग अलग विपरीत दिशा में आते दिखे हैं। एक तो बुलार्ड साहब, जो उन्होंने बयान फॉर ए चेंज अच्छे दिए हैं एक बार फिर से। उनका ये कहना था कि शायद आगे में बढ़ोतरी जो हो रही है उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन दूसरे भाई साहब, उनका नाम मुझे नहीं पता, म्यूलर, हाँ, मतलब थोड़ा कम मुश्किल सा नाम है। उनका बिल्कुल विपरीत स्टेटमेंट था। उनका ये कहना था कि अभी दिल्ली बड़ी दूर है और ब्याज दरें आपको बढ़ानी पड़ेगी, तेजी से बढ़ानी पड़ेगी। तो दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आए। लेकिन मुझे लगता है जो मूड बिगड़ा है अमेरिकी बाजारों का, वो इस बात को लेकर बिगड़ा है कि जो ले ऑफ्स हो रहे हैं, जो नौकरियां जा रही है, वो थोड़ी सी चिंता की बात है। उससे थोड़ा सा मूड माहौल खराब हुआ है। आई थिंक जो आप 10,000 की बात करें, अगर आप पिछले 2 हफ्तों में जोड़ लें, फेसबुक, अमेजॉन और ट्विटर, तो 20,000 लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। इन्होंने निकाल दिए, 25,000 बल्कि वैसे ही जाते हैं। तो वहीं पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वहीं से आगे जो नंबर्स आएंगे दीप, वो थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन पर नजर रखनी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है दीप, वो ये कि बाजार अभी अगले ट्रिगर्स की तलाश कर रहे हैं अमेरिका में। अब नया ट्रिगर कौन सा होगा वो देखना होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, ब्रॉडली ये चीजें होनी थी, ये सबको पता है कि जिस तरह से आप टाइटनिंग कर रहे हैं, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली कंजम्पशन पर असर आएगा, कंपनियां जॉब्स भी निकालेंगी, वो सब होना ही होना है। लेकिन इन सब के बीच में एक दो अच्छी चीजें भी है, और हम क्यों नहीं गिर रहे हैं उसका भी कारण बता दूं। क्योंकि क्यों एसजीएक्स निफ्टी आपको 60-70 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ऐसे है कि कल पूरे दिन भर अमेरिकी बाजार हरे निशान में ट्रेड करते दिखे। हम जब बंद हुए तो करीबन 125 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, राइट।
उसके विपरीत अमेरिकी बाजार पूरे दिन भर हरे निशान में रहे, खाली आखिरी आधे एक घंटे को छोड़ दें जहां तेज गिरावट आई। उसके बाद अब वापस से डाउ फ्यूचर्स सेंचुरी मार रहे हैं, यानी कि गिरावट कमोबेश उतनी हुई जितना हमें डर था, राइट, उससे ज़्यादा नहीं। 210 पॉइंट में से 100 पॉइंट फ्यूचर्स के निकाल लो और 100 पॉइंट तो गिरना ही था, तो कमोबेश आप फ्लैट देख रहे हैं अमेरिकी बाजार को अभी नेट। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपका डॉलर इंडेक्स अभी भी नीचे बना हुआ है, वहाँ चिंता की बात नहीं, बॉन्ड यील्ड्स आपके स्टेबल हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से है, वो है कच्चा तेल। जो कच्चा तेल वापस से $93 के आसपास आया है, 3-3.5% एक दिन में घटा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब वो पता नहीं कारण बताने कि भाई कोविड का खतरा फिर से चाइना में बढ़ रहा है, इस वजह से कच्चा तेल घट रहा है। हाँ। जो भी हो, ओपेक ने भी थोड़ा डिमांड हम भरोसा चाइना के कोविड पे और इस पे नहीं करते, लेकिन हम कच्चे तेल के भाव पे भरोसा करते हैं। तो भाव नीचे आ रहा है, ये एक अच्छा संकेत है। तो ग्लोबली इसलिए हमारे लिए संकेत आज न्यूट्रल इसलिए है कि एक और डाउ फ्यूचर्स वापस से कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, और दूसरा कच्चा तेल नीचे आता दिख रहा है, वो हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो हमारे लिए दो चीजें हैं, इस लिहाज से हमें कोई दिक्कत की बात ग्लोबल संकेतों में कोई प्रश्न। हाँ, ग्लोबल संकेतों के दम पे आप एक चीज कह सकते हैं शॉर्ट में, इन शॉर्ट एक सेंटेंस, न बड़ी तेजी होनी है न बड़ी मंदी होनी है, स्टेबल से संकेत है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। अंडरस्टूड सर। हमारा भी थोड़ा एक्शन समझाइए सर, बहुत ही ज़्यादा साइडवेज हो गए हैं। एक जो कहते हैं ना कंसोलिडेशन का दौर जब शुरू होता है तो इतनी सुस्ती आती है कि कुछ होता ही नहीं। कल तो कुछ भी नहीं किया मार्केट, मतलब सुस्ती तो कल से देखना आप। अच्छा, अभी और आएगी। आज तो फिर भी कल नतीजे आए तो उनका एक्शन रहेगा। रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद वो कभी कभी जब ये रिजल्ट सीजन होता है, जो बड़ा आखिरी 2-4 दिनों में इतने रिजल्ट्स होते हैं, तो उसके बाद वो फीलिंग आती है जैसे मतलब घर पे बारात आई और बारात चली जाए, उसके बाद कैसा सुनसान और शांति वाला की शादी निपट गई, है ना। वैसी फीलिंग आती है, एकदम आदमी फ्री फील करता है कि अब बच्चे कुछ काम आराम से निपटाऊंगा, वैसा फीलिंग आता है रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद। क्योंकि आखिरी के दिनों में 500-500 हजार कंपनियों के नतीजे 2-3 दिन तक आते रहते हैं। सो कल फाइनल डे था रिजल्ट सीजन का, निकल गया। हमारे यहाँ भी बात हुई है दीप की, तकनीकी तौर पर बाजार बहुत मजबूत है, फ्लोज अच्छे हैं, एफआईएस की खरीदारी आ ही रही है, लोकल फंड्स कोई बड़ा बेचने के मूड में नहीं है। सिर्फ एक ही चीज बदली है हल्की फुल्की, वो ये कि ट्रेडर्स और जो HNI इन्वेस्टर्स है वो दम लगाकर खरीद नहीं रहे हैं इस वक्त, मतलब अंधाधुंध खरीदारी नहीं हो रही है, और ये एक अच्छी बात है। जब आप ओवर बुलिश और ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते हैं तो गिरने का डर भी कम हो जाता है। अब एक तरह से ये सुस्ती वाली रेंज बाउंड मार्केट की फीलिंग आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज देखें दीप, तो वो ये है कि अगर इस तरह के मार्केट रहेंगे तो गिरेंगे भी जल्दी नहीं और ज्यादा जोर से नहीं। करेक्शन का खतरा, तेजी से आने के करेक्शन का खतरा, बड़े करेक्शन आने का खतरा तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा बढ़े और बहुत जल्दी बढ़े। अगर आप धीमे धीमे आराम से बढ़ रहे हैं, हर एक लेवल पर तेजी और मंदी करने वाले दोनों ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अपने अपने हाथ दिखाने का मौका मिल रहा है, तो फिर आपके लिए गिरावट भी अगर कभी भी आई किसी वजह से तो वो बड़ी नहीं होगी। सो आई थिंक वी शुड लुक इनटू पॉजिटिव्स। तो मुझे लगता है ठीक है मामला, हमारा फॉर्मूला एक ही है दीप, वही लेके चलेंगे जी, दिमाग लगाने का नहीं। जब तक 18,000 के नीचे बंद नहीं हो निफ्टी, हम तेजी में हैं और रहेंगे। जब तक 41,000 के नीचे नहीं हो बैंक निफ्टी बंद, तब तक हम तेजी में रहेंगे। अब 1200 पॉइंट की आपको लेके चलनी, 2-2.5% का स्टॉप लॉस हो गया, इधर भी 2-2.5%, 2-2.5। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं 2-2.5% का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं तो फिर तो आप पोजिशनल ट्रेडर नहीं हैं। और डे ट्रेडर्स के लिए तो रोज मैं देता ही हूँ, आज भी दे दूंगा। ठीक है, हाँ। तो डे ट्रेडर्स के लिए अलग तरह की चीज़ें, बाकी अपना सिंपल एक गांठ मान के रखो, 41,000 18,000, ज़्यादा एकदम प्रिसाइज चाहिए तो 17,950। ठीक है, हाँ, बस सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से तब तक आप सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा बाजार उतार चढ़ाव आपको दिखाएगा, ये तो चलेगा, ये होना भी चाहिए, चलेगा। ठीक है, बट स्टॉक्स पर रखिए नजर। नतीजों के सीजन अब से खत्म हो गया, पर आज तो कई सारे नतीजों पर आपसे भी राय लेनी है सर, लिस्टिंग भी होने वाली है, उस पर भी बात करनी है। पहले स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं आज के लिए, और एफआईएस के संकेत पॉजिटिव से हल्के न्यूट्रल है, डीआईएस के संकेत न्यूट्रल है। इफेक्टिवली देखा जाए तो शुरू के 3 संकेत आप न्यूट्रल साइड पर रख सकते हैं। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। ये आपके लिए आज के संकेत, नेगेटिव कुछ नहीं है, एक अच्छी बात है। कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। कल दीप हम 20 पॉइंट नीचे बंद हुए निफ्टी पर और 60 पॉइंट नीचे बंद हुए बैंक निफ्टी पर, यानी कि एकदम फ्लैट क्लोजिंग। जब फ्लैट क्लोजिंग हो तो ज़्यादा संकेतों में और ज़्यादा लेवल्स में बदलाव नहीं है। तो आज के लेवल्स काफ़ी कुछ कल के मिलते जुलते लेवल निकलेंगे। मसलन
आपके लिए पहली सपोर्ट रेंज 18,250 18,300 कल भी थी, आज भी है। ठीक है, इसके ठीक नीचे 18,125 18,200 ये आपके लिए मजबूत खरीदारी की जगह, कल भी यही थी, आज भी यही। ऊपरी रेंज थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सा, कोई खास नहीं, 18,375 18,415 ये पहली ऊपर की रेंज है जहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 18,450 से 18,525 तक की रेंज आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर होगी। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो मूड माहौल देखकर शॉर्ट भी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल भी हमने ये कहा था कि ऊपर आएगा तो शॉर्ट भी करना है, लेकिन ठीक है, मौका मिला नहीं मिला एक अलग बात है, राइट। अब आइए बैंक निफ्टी, 41,850 41,950 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए, जहाँ पर फोकस करिए। इसके नीचे जाएंगे तो ही कमजोरी हल्की फुल्की दिखेगी, तब भी 41,600 से 41,775 बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी की जगह है, और यहाँ पर आए तो खरीदारी करनी है। और दीप देखिए, हो सकता है आज फिर से बैंक निफ्टी से लीडरशिप आने की कोशिश हो, क्योंकि ICICI बैंक, कोटक बैंक जैसे वापस से खरीदारी के संकेत कल मूवमेंट में आते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक आज देखते हैं कि क्या वहाँ पर थोड़ी खरीदारी बनती हुई दिख सकती है। ऊपर की तरफ 42,225 कल का हाई, 42,350 लाइफ टाइम हाई, 345 ये पहली रुकावट की रेंज है। पार करके निकले तो 42,475 42,625 अंदाज से दिए हुए लेवल हैं, इनकी कोई खास वैधता है नहीं, अंदाज से है। न वहाँ पर वायदा कारोबार के डेटा बड़े हैं, न कोई तकनीकी लेवल है, तो मैंने ये अंदाज से दिए कि वहाँ तक जा सकता है। मेरे अपना अंदाज रहता है कि जनरली एक पर्टिकुलर लेवल को पार करने के बाद बैंक निफ्टी कितनी बड़ी और कितनी जल्दी छलांग लगाता है, उस हिसाब से मैंने अनुभव के तौर पे निकाले हैं। मैथमेटिकल या साइंटिफिक मेथड नहीं है इसके पीछे। ऐसा है। ठीक। अब आइए आपको आज के लिए सपोर्ट लेवल दे दूँ। 18,329 पे आप कल बंद हुए निफ्टी पर, राइट। 18,300 18,260 दो छोटे लेवल, 18,200 18,175 दो मीडियम लेवल, 18,150 18,125 फाइनल सपोर्ट लेवल के तौर पर। इसके नीचे 200 पॉइंट नीचे से ज़्यादा की जगह है नहीं 200 पॉइंट ऊपर से ज़्यादा की जगह, तो हायर लेवल जो आपके लिए निकल कर आएंगे 18,350 18,400 दो छोटे लेवल हैं, 450 475 दो मीडियम लेवल है, और 525 बड़े। 200 इधर 200 उधर, सिंपल है, इससे ज़्यादा का कोई चांस है नहीं आज। बैंक निफ्टी 42,075 पे आप बंद हुए हैं, तो पहला सपोर्ट आपका 41,975, दूसरा 41,925 दो छोटे सपोर्ट है, 41,850 41,775 दो मीडियम सपोर्ट है, 41,675 41,600, इससे ज़्यादा की मतलब 400-500 पॉइंट से नीचे की ज़्यादा जगह नीचे है नहीं 400-500 पॉइंट से ज़्यादा की ऊपर जगह है। तो ऊपर के लेवल जब आपके निकल कर आएंगे, पहला होगा 42,150, दूसरा 42,225 42,225 कल के हाईज के आसपास, 42,350 अब तक का हाई, तो 3 ये विजिबल लेवल हैं। इसके पार निकले तो 42,475 550 तक जाने की कोशिश हो सकती है। फिर आगे और देखेंगे, आगे तो इसका इज द लिमिट। 42,350 क्या ऊपर आप फिर से ब्लू स्काई जोन में, लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से। ठीक है, डेटा सर, FIs की पोजीशनिंग पुट कॉल रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है सर? 62% से 60% आया, 2% घटा है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेबल है। पुट कॉल रेशियो अच्छा है दीप, थोड़ा हल्का हुआ है, 1/22 से 1.03 निफ्टी पे, बैंक निफ्टी में भी 1.04, तो दोनों पुट कॉल रेशियो घटकर आए, तो थोड़े बाजार एक दिन में जो सुस्ती थी उसमें थोड़े हल्के हो गए, विच इज़ गुड। विक्स 3-3.5% क्यों बढ़ा है पता नहीं, बट ठीक है, 15 के आसपास है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात वहाँ पर भी मुझे नज़र नहीं आती है। यही है मौजूदा पोजीशंस फिर कोई बदलाव नहीं थी। स्टॉप लॉस जो सेम कल था वही आज है, 18,200 और 18,000। ठीक है, अगर किसी को छोटा रखना है 18,250 रख सकता है। इंट्राडे स्टॉप लॉस में छेड़छाड़ की छूट है आपको। अच्छा, हाँ, किसी को 18,300 रखना है 18,300 रखो, 250 रखना है 200 रखो, 200 रखना है 175 150, आपकी मर्जी। क्लोजिंग 18,000 ही रखें तो बेहतर है। फिर भी अगर किसी को क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऊपर खींच कर लाना है, नहीं 18,000 ही रहेगा। 18,200 मैक्सिमम आप कर सकते हो, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं बनता है। सो आई थिंक क्लोजिंग स्टॉप लॉस एक बार आप 18,000 ही रखें। और दीप अगर आज एक क्लोजिंग पॉजिटिव मिल जाती है, चाहे 1 पॉइंट से ही मिले, तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा 18,300 सीधा, क्योंकि फिर लगातार 3 दिन हो जाएंगे जब आप 18,300 के ऊपर बंद दे रहे होंगे। कल 18,329, शुक्रवार को 18,349 जो अभी तक की इस सफ़र की बेहतरीन क्लोजिंग है। और अगर आज 18,300 बंद होते तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस ऊपर हम खींच लेंगे। 10 ट्रेडिंग सेशन हो गए दीप कल, जिसमें निफ्टी 18,000 के ऊपर लगातार बंद हुआ। और 14 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो गए हैं जिसमें बैंक निफ्टी लगातार 41,000 के ऊपर बंद हुआ है। तो अब आपको पता चल गया कि आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है। और अगर आज बैंक निफ्टी भी 42,000 के ऊपर होता है तो आपका स्टॉप लॉस फिर कल के लिए
41,900 के आसपास का आ जाएगा, या आज का जो भी लो होगा उसका आ जाएगा, क्योंकि 3 दिन तक लगातार 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा। 2 दिन से दोनों ही 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 18,300 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है। ये अच्छे संकेत है। तो ये आपके स्टॉप लॉस हो गए लॉन्ग साइड पे। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 41,900, नहीं बैंक निफ्टी का बताया नहीं, अभी बैंक निफ्टी का भी बताऊंगा, कल ही वाला है। 41,900 इंट्राडे, 41,600 क्लोजिंग। ठीक। बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस में छेड़छाड़ नहीं होगी इंट्राडे वाले में। क्लोजिंग वाला आपको 41,000 रखना है तो रखो, बहुत दूर है इसलिए 41,600 दिया है, वो भी सेंसिबल स्टॉप लॉस से रख सकते हैं। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन सेम है, कोई बदलाव नहीं। कल भी 18,425 रखा था इंट्राडे क्लोजिंग, 18,399 से आप घूम गए, आज भी यही है। ओके। इंट्राडे क्लोजिंग सेम। और बैंक निफ्टी में कल भी यही रखा था 42,350 इंट्राडे क्लोजिंग, आज भी ये सेम, नो चेंज। लेवल्स ही कल कुछ नहीं बदले तो फिर बढ़िया है, नहीं कुछ ना, मतलब हमें भी कोई काम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं होती, फिर ठीक है चल रहा है, Straightforward हुआ आगे से। और क्या, चलने दो। ठीक है। नई पोजीशन सर। खरीदें, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, आए तो खरीदना इस रेंज में 18,175, 18,250 अच्छी रेंज है, मौका मिले खरीदिए। 18,100 का स्टॉप लॉस लगाकर टारगेट जो बनेंगे आपके 18,300, 325, 350 3 छोटे टारगेट, 400, 475 2 मीडियम टारगेट, ज़्यादा कुछ नहीं। और मिल भी सकता है, क्योंकि देखो आप 18,325 के आसपास बंद हुए तो 50-75 पॉइंट नीचे आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 300 पे खरीदना शुरू कर दें, 250 पे ऐड कर लें, क्योंकि गैप से खुल रहा है तो शायद अब लग रहा है, नहीं तो कल शाम को जिस तरह से डाउन डे लो पे बंद हुआ तो मौका मिल भी सकता था। तो इस रेंज पे फोकस करेंगे, इस रेंज में आए तो लेना जरूर है, और नहीं तो बाकी जो 9:08 पे हम बताएंगे जहाँ खुल रहा होगा वहाँ पे क्या करना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं, सॉरी निफ्टी बेचना भी तो ना, हाँ, शॉर्ट बचा। हाँ बेचना है तो कल हमने बेचने की रेंज जो दी थी दीप, वो 475 से 550 की दी थी, आज थोड़ी सी नीचे की है 25 पॉइंट, जितना निफ्टी नीचे बंद हुआ है 20 पॉइंट, तो 450 से 525 की रेंज में बेच सकते हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का बिकवाली का मौका बन सकता है आपका। 625 का स्टॉप लॉस होगा लाइफ टाइम हाई के ऊपर का। टारगेट जो बनेंगे 18,415, 18,375 दो छोटे टारगेट, 18,350, 18,325 दो मीडियम टारगेट, 18,300 और 18,260 फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली, और करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ पे आए तो कर भी सकते हैं आप आराम से। हाँ, अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी खरीदना है 41,800, 41,950 की रेंज में, कल भी यही रेंज दी थी और कल 41,965 से घूमा था, तो लगभग उसी रेंज में आपको खरीदना है वापस से आज। स्टॉप लॉस 41,600 का थोड़ा दूर का है, उसकी वजह है कि 41,675 के आसपास भी एक मौका बनता है खरीदारी करने का, तो खरीदारी करने के लिए जगह काफ़ी है। तो फिलहाल 41,800, 41,950 की रेंज में टुकड़ों में खरीदिए। स्टॉप लॉस 41,600 का लगाइए। टारगेट 42,000, 42,075 दो छोटे टारगेट, 42,150, 42,225 और 42,350 मीडियम टारगेट, बड़े वाले दिए ही नहीं मैंने। नहीं जरूरत है। हाँ, अब वो उसके ऊपर तो लाइफ टाइम हाई पार करेंगे तो फिर लेवल्स बनते नहीं है, तो फिर आपको हायर लेवल्स की तरफ ध्यान देना है, जो कि 42,475, 550 के हो सकते हैं। शॉर्ट करना चाहिए 42,350, 42,500 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, नहीं तो कोई ऐसी जरूरी भी नहीं कि आपको शॉर्ट करना ही करना है। वहाँ शॉर्ट करें तो स्टॉप लॉस 42,600 का ज़रूर लगा लें। 42,225, 42,150 दो छोटे टारगेट, 42,075, 41,975 दो मीडियम टारगेट, 41,925, 41,850 फाइनल टारगेट के लिए। ज़्यादा कुछ है नहीं दीप, ऐसा मतलब कुछ वो नहीं है। हाँ। 300-400 पॉइंट नीचे ऊपर बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी, कुछ परेशानी मतलब, हाँ थोड़ा मतलब मेरे ख्याल से हल्का फुल्का वक्त इन लेवल्स पे बिताने की कोशिश करेंगे, जिसको आप थकाने वाला टाइम वाइज करेक्शन या जो भी आप नाम देना चाहेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे लेवल्स। अच्छा, बैन लिस्ट सर, वैसे अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सेल है, अदरवाइज तो सेल। हाँ, अदरवाइज क्योंकि वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत भी दिख रहा है, बैंक्स पे सिग्नल भी आ रहे हैं, और थोड़ा लाइफ टाइम हाई के आप आसपास आप जब बेचते हो तो लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है, फिर आपको पता नहीं रुकेगा कहाँ। हाँ एग्जैक्ट है ना, नीचे पता है गहरा कितना, ऊपर पता नहीं कि खुला नीला आकाश है। राइट सर, ठीक है। बैन लिस्ट डबल हो गई है सर, BHEL और सन टीवी की एंट्री हो गई है बैन में, यहाँ पर रखेंगे नज़र। तो GNFC PNB ऑलरेडी बैन में थे, और BHEL सन टीवी 4 स्टॉक्स आज आपके लिए बैन में होने वाले हैं। 2 और आ गए क्या? हाँ, अच्छा आ गए भेल और सन टीवी। भेल और सन टीवी आ गए सर, स्वागत करते हैं इनका। भेल और सन टीवी बहुत बढ़िया, ठीक है। सारे वही हैं जो रिजल्ट्स के बाद गिरे, सारे वही काउंटर्स हैं जो रिजल्ट के बाद फिसल कर आ रहे हैं। डन। ओके, डेटा 1,090 करोड़ की कैश में खरीदारी, लगातार कैश में 4 डिजिट का आंकड़ा आ रहा है FIs की तरफ से, अच्छा है। हालांकि FNO के नंबर्स उतने मजबूत नहीं है FIs के, जो इतने 2-3 दिनों से दिख रहे थे। उसकी वजह है कि 850 करोड़ के सामने स्टॉक्स बेचे हैं फ्यूचर्स में,
और ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी हल्की की है। तो नेट नेट स्टॉक्स में जो खरीदारी है वो दीप 250 करोड़ के आसपास की है। 700 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी बेचे। इंडेक्स फ्यूचर्स जो बेचे इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, तेजी की पोजीशन एफआईज ने कम की है, हल्के फुल्के शॉर्ट भी बनाए हैं और इस वजह से ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है। सो नंबर्स ठीक है, तोड़ फोड़ नहीं है, लेकिन लोकल फंड ने भी कोई खास काम नहीं किया। 47 करोड़ की खरीदारी कैश में हल्की फुल्की है, तो इसलिए दोनों ही डेटा न्यूट्रल साइड पर हैं। ऑप्शंस में 1672 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईज की तरफ से। तो अब आपको पता है कि जब मार्केट वॉलेटाइल कम है तो टाइम वाइज प्रीमियम कमाने के लिए ऑप्शंस बेच के करो, वो ज़्यादा बढ़िया है, वो कल दिखा है। ठीक है, अब आइए वायदा कारोबार। कारोबार एक ही लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 18,300। कल भी आपको दीप याद होगा, मैंने कहा था कि 18,350 पे हम बंद हुए। मंदी 18,300 के नीचे से गिननी है। 18,299 पे 1 पॉइंट कमजोर होंगे। कल का लो देखिए 18,311, यानी कल आप मंदी में आए ही नहीं एक भी बार। इफेक्टिवली पूरे दिन भर लाल निशान में थे आप। देखो पूरे दिन भर मुश्किल से कभी कभी एक दो पहाड़ियाँ छोटी छोटी बनी है हरे निशान वाली, बाकी तो लाल दिन भर लाल ही रहे। लेकिन आप 18,300 तोड़े नहीं है। सेम वही फॉर्मूला आज भी। 30 पॉइंट घट जाएं तब जाके मानना कि 1 पॉइंट घटे। 18,300 के नीचे से आपको सोचना है कि हम थोड़े कमजोर है। ऐसा क्यों सोचना है वो बता दूं। 18,300 के पुट पर 50 लाख शेयर हैं, कॉल्स में लगभग 40 लाख शेयर है। तो जैसे आप 18,300 के नजदीक आएंगे तो पुट राइटर थोड़ी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं तेजी में हूँ, गिरने नहीं दूंगा। और कॉल राइटर भी अपनी शॉर्ट पोजीशन काटने की कोशिश करेगा, स्पेशली जब आप 50-75 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो। करेक्ट। तो इसलिए 18,300 आपकी इमीडिएट सपोर्ट हो गया। ठीक है, कल का ही 18,400 है और वहां पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 30 लाख शेयर जुड़े हैं कल ही। तो 18,400 के आसपास आकर रुकावट। सेम वही चीज है दीप, 18,300 18,400 टाइम पास। अगर किसी एक तरफ निकले तो 50 से 75 पॉइंट का मुंह और गिन लीजिए। 18,300 के नीचे 18,250, 18,400 के ऊपर 18,450, 475। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये साफ दिख रहा है। ज़्यादा संभावना और आशंका तो ये कि आप दोनों ही नहीं तोड़ेंगे, ना 18,300 तोड़ेंगे ना 18,400 तोड़ेंगे। लेकिन फिर भी चलो डाउ फ्यूचर अगर 200 ही हो जाए ऊपर, कौन जाने, धीरे धीरे बढ़ तो रहे बेचारे, कोशिश तो कर रहे हैं, 115 पॉइंट पे आ गए हैं। आ जाए तो फिर अच्छा है, 18,400 पार कर लेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो तेजी का है, राइट, ऊपर का है। करेक्ट है ना। सो बढ़ना तो है मैं, लेकिन बढ़ने के लिए जोश नहीं मिल रहा। जोश को डाउ फ्यूचर दे दो, हाँ आ सकता है। वापस आपने देखिए शुक्रवार को 18,362 का हाई बनाया था, कल 18,399 का बनाया। हायर हाइस तो आप बना रहे हैं, लोअर लोज बना रहे हैं, क्लोजिंग ऊपर हो रही है, तो ठीक है। मतलब 20 पॉइंट को नीचे को मैं नीचे नहीं मानता, वो तो खैर होता है। सो इस हिसाब से बढ़ने के लिए जगह है, गुंजाइश है, बट ठीक है देखते। तो ये हो गया आपका निफ्टी। बैंक निफ्टी सर 42,000, इसके नीचे आने पर ही आपको सोचना है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा 41,900 42,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको मंदी 41,900 से ही गिननी है और 42,225 42,250 42,350 रुकावट की जगह 42,350 के ऊपर से तेजी गिननी है। सो बेसिकली इस रेंज में आप फंसे रहेंगे। 42,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 31 लाख शेयरों का सपोर्ट का काम करेगा। मजे की बात देखिए थी 42,000 के कॉल्स पर भी 25 लाख शेयर है और यही सपोर्ट देंगे। अगर आज बैंक निफ्टी समझिए कल का हाई पार कर देता है 42,231 का, जो बड़ी बात नहीं, 200 पॉइंट ही है, 200 भी नहीं है, 150 पॉइंट ही है, तो कल का हाई पार करने का पहला स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। लाइफ टाइम हाई 42,345 है, दूसरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, उसके चांस बन रहे हैं और डेटा आपको सपोर्ट करेंगे कि 42,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और उसी पर कॉल राइटिंग भी होकर रखी है। तो नीचे आते ही कॉल राइटर को अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी है, सपोर्ट दे देगा शॉर्ट करने का। तो मुझे लगता है 41,900 42,000 आसानी से तो टूटने वाला है नहीं। तो परेशानी कहाँ है? परेशानी कहाँ है? बस 100 पॉइंट ही तो है। जब अपने को पता है खड्डा कहाँ तक है तो आप पैर रख के निकल सकते हो, है ना। सो आई थिंक ये एकदम सेट है। ऊपर हल्की फुल्की रुकावट 42,500 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, 15 लाख शेयर ही है बस। हाँ 42,200, हाँ सॉरी मिस कर जाता था मैं, एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया 42,200 जहाँ 21 लाख शेयर है। सो अपने एक ही चीज़ ध्यान रखना है, 41,900 42,000 की रेंज में आता तो लेना है, 42,225 42,350 की रेंज में देना है। फ्रेश तेजी 42,350 के ऊपर करेंगे या 42,000 41,900 की रेंज में करेंगे। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। 42,200 पर भी 21 लाख शेयर है, वो हल्की फुल्की रुकावट का काम उसके आसपास करेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स, आज की पूरी स्ट्रैटेजी भी अनिल जी की तरफ से। अच्छा नतीजों की बात करें सर? कर लेते हैं नतीजे। ये सीजन तो खत्म हो रहा है बट कल भी काफी सारे हैं, वायदा कारोबार निफ्टी के भी नतीजे।
कुछ पसंद आया या ना पसंद पसंद आया? में ओएनजीसी ठीक है, लेकिन कच्चा तेल वापस नीचे है। तो ओएनजीसी नंबर्स एक तरह से आप देखेंगे तो प्रॉफिट वगैरह के लिहाज से बढ़िया नंबर से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके अलावा टायर कंपनियों के जो नंबर्स हैं उनमें दोनों ही अलग अलग दिशा के नंबर हैं। अपोलो टायर्स तो काफ़ी ठीक दिख रहे हैं नंबर से, उम्मीदें भी कम है तो नंबर ठीक आ जाते तो अच्छा लगता है। इनफैक्ट स्टॉक भी ऊपर नहीं गया नंबर से पहले। हाँ, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का मामला गड़बड़ है। वैसे नंबर्स देखने में उतने बुरे नहीं लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बुरे हैं। और दूसरा ये है दीप कि इनका ज़्यादा बिजनेस यूरोप से आ रहा है और यूरोप समस्या वाला मामला है। तो और इन्होंने इस बार गाइडेंस भी अपना विड्रॉ कर लिया कि हम देंगे नहीं गाइडेंस, क्योंकि यूरोप का हमें समझ नहीं आ रहा। तो आई थिंक मार्केट इस पर नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। सो देखते हैं, अगर हुआ तो आज का एक्सीडेंट बालकृष्णा होगा, अगर हुआ तो। लेकिन अब अपोलो टायर के नंबर ठीक है, उसकी देखो एमआरएफ की भी पिटाई बहुत हुई थी नंबर्स के बाद। अपोलो के नंबर ठीक है, तोड़फोड़ नहीं है। तो अपोलो ये एक सिचुएशन बन सकती है जहाँ अगर किसी फंड को टायर में रहना है तो बालकृष्णा छोड़ के अपोलो लेना शुरू करें। राइट। तो वो स्विच वाला मामला जो बेनिफिट आ सकता है, वो हो सकता है। सो आज ये दोनों नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अपोलो जहाँ ठीक है, बालकृष्णा के नंबर्स काफ़ी ढीला ढाला मामला साफ नजर आता है। आईबुल हाउसिंग फॉर ए चेंज अच्छे नंबर दिए हैं। जिसको लेना ले, मैं तो हाथ जोड़ चुका हूँ इस स्टॉक से। गिव अप कर मतलब जितना गलत इस पे पड़ा मेरी लाइफ में शायद ही किसी और स्टॉक पे इतना गलत पड़ा हूँ। तो इसलिए ठीक है, बढ़ जाए लोगों के भाव, क्योंकि बहुत सारे लोग 250 से लेके 250 पौने 300 रुपये की रेंज में लेके अटके पड़े हैं। हम 215 220 से रिकमेंड करते थे। सो आ जाए लोगों के भाव आ जाए छूटे तो मैं तो खुश होऊंगा। इसके अलावा एनएमडीसी कमज़ोर नंबर से स्टॉक बढ़ा हुआ भी है, सो करेक्शन आना लाजमी है। आईआरसीटीसी में मज़ा नहीं आ रहा है, कब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, बातें ही हो रही, काम नहीं हो रहा, ऐसा लगता है। नंबर में मज़ा नहीं है। बायोकॉन एक नंबर है जहाँ पर ऐसे ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो नंबर आपको उतने मजबूत नज़र नहीं आएंगे, लेकिन नंबर बुरे नहीं है क्योंकि इसमें टैक्स एडजस्टमेंट है और वन ऑफ एडजस्टमेंट है। तो उनको हटाकर आप देखेंगे तो प्रॉफिट उम्मीद से ज़्यादा ही है। तो कल हमने बाय कॉल भी दिया था। तो अदर इनकम को और उसको हटाकर आप देखेंगे तो रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर आया हुआ है। मार्जिन थोड़े से कम है, लेकिन उसकी वजह है कि अदर इनकम कम हुई, हायर टैक्स प्रोविजन है। तो आई थिंक ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स बायोकॉन के बुरे नहीं ना। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए नतीजों पर विश्लेषण। लिस्टिंग है 9 बजे, लिस्टिंग पर भी एनालिसिस से राय लेंगे। आइए तब तक इन नंबर्स को, बाकी नंबर्स को और सारी खबरें समझते हैं हमारी टीम के साथ। अरमान, नुपुर, कुशल और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताएं क्या है आज के ट्रिगर्स? जी, आज के ट्रिगर्स में सबसे इंपॉर्टेंट में एक पेटीएम का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। FSDC जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी मीटिंग है और इस मीटिंग के साथ साथ बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं वो इस सब मीटिंग में भाग लेंगे। और जो हमारी सरकार है वो ट्रेड डेटा जो है वो रिलीज करने वाली है। आईपीओ अपडेट्स में जिसमें फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, वही आइनॉक्स ग्रीन जिसका आईपीओ का आज आखिरी दिन है। एक्स डेट की बात करें जिसमें कोल इंडिया इंटरिम डिविडेंड है 15 रुपए का, वही अमर राजा बैटरीज पे जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 2.9 का। ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल में जापान और यूरोप दोनों का Q3 का जीडीपी का डेटा है, वही यूएसए का पीपीआई जो प्रोड्यूसर प्राइसेस इंडेक्स का है वो डेटा भी आता हुआ दिखेगा अक्टूबर महीने का। अब आईपीओ अपडेट्स पर आ जाते हैं जिसमें केन्स आईपीओ जिनका कुल मिला के जो आईपीओ जो है बंद हो चुका है, वो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखे बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, कुल 34 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का पोर्शन तो लगभग 98 टाइम्स 100 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। वहीं अगर रिटेल का हिस्सा देखें वो 4 गुना बढ़ा है। आइनॉक्स ग्रीन जिसका आज जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 85% का मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 3 गुना के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में कीस्टोन जो कि रुस्तम जी की अगर आप बात करें जिनका कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो लगभग 8% का मिला है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 12% बढ़ता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और आईपीओ के अपडेट्स। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं नतीजे। सबसे पहले ONGC अनुमान था कि कमजोरी रहेंगे, नतीजे वैसा ही कुछ दिखा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यूज करीबन 9.5% से गिर कर आए, हालांकि अनुमान से बेटर आते दिखे कंपनी की आय, और मार्जिन भी देखें तो काफी बड़ा डिक्लाइन है, 61% से गिरकर इस बार 49% के आसपास आते दिखे। आते इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए क्योंकि बेस में भी चेंजेस है और जो अनुमान था उससे काफी कम आते दिखे नतीजे। Q2 की रेवेन्यूज देखे तो 1680 करोड़ के आसपास है, जो अनुमान था वो
2331 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन्स में शार्प डिक्लाइन है, 20% से कम होकर इस बार 16% के आसपास आते दिखे। अपोलो टायर्स अनुमान के मुताबिक रहे Q2 की परफॉर्मेंस। कंपनी की जो आय है पिछले साल से 17% इस बार ऊपर है। मार्जिन्स देखे तो 12% के, सिर्फ 100 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है पिछले साल से, और अनुमान भी 12% का था। तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंगली जो कंपनी के जो आय है वहाँ पर तो पिछले साल से 32% का इंक्रीज है, लेकिन मार्जिन्स का एक्सपेक्टेशन था कि 20% के आसपास रहेंगे, वहाँ पे शार्प फॉल है, 16% के आसपास आते दिखे। इनफैक्ट कंपनी ने अपना जो यूरोप का वॉल्यूम गाइडेंस था वो भी अनसर्टेनिटी के चलते अब हटा दिया, और प्राइस हाइक पे उनका कहना है कि जो इफेक्ट है वो Q4 से आते दिखेगा, तो यहाँ पर भी नजर रहेगी। बायोकॉन के नतीजे देखें तो पिछले साल से कंपनी की आय 26% ऊपर है, अनुमान से भी थोड़ी सी बेटर आती दिखी है, लेकिन मार्जिन्स में जो कंपनी के R&D स्पेंड्स थे वो काफ़ी बड़े थे। इसी के चलते 21% का एक्सपेक्टेशन था, वो करीबन 20.5% के आसपास आते दिखे। और साथ ही साथ जो बायोसिमिलर बिजनेस है वहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, 34% की ग्रोथ है। अनुमान था कि 25 से 30% की ग्रोथ वहाँ पर आती दिखेगी। IRCTC के Q2 की परफॉर्मेंस देखे तो जो एस्टिमेट्स है उससे काफ़ी कमज़ोर है, और मार्जिन्स में तो शार्प डिक्लाइन है। रेवेन्यूज़ देखे तो 875 करोड़ का गाइडेंस था, वो इस बार सिर्फ 800 करोड़ के आसपास आती दिखी। मार्जिन्स 52 से कम होकर 38% के आसपास रह गए। GMR इंफ्रा के देखे तो वहाँ पर भी कंपनी की जो आय है वो 53% से बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन 48% से गिरकर 34% के आसपास है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नंबर्स। कुशल बताएं आपके पास कौन से नंबर्स है? मॉर्निंग दीप। नंबर्स में सबसे पहले NMDC है, नंबर्स अनुमान से कमज़ोर दिख रहे हैं। मार्जिन 26% पे आई है, अनुमान 31% का था। इनफैक्ट कंपनी का मुनाफा भी 890 करोड़ पर दर्ज हुआ है, 970 करोड़ रुपए के अनुमान के मुकाबले, और अदर इनकम में सिग्निफिकेंट बढ़त हुई है, इस वजह से आपको मुनाफा इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। स्टैंडर्ड आधार पर NII करीबन 4%, मुनाफा 2 गुना बढ़कर 222 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। एसेट क्वालिटी में भी लार्जली दोनों ही फ्रंट पर GNPA और NNPA फ्रंट पर सुधार हुआ है। कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं जिसमें अरविंद फैशंस हैं। सबसे पहले नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन 7 से 10%, घाटा था 98 करोड़ का पिछले साल, इस बारी 18 करोड़ का मुनाफा भी आता हुआ दिखा है। पावर ब्रांड्स रेवेन्यूज जो है लगभग 48% की ग्रोथ भी रही है, हाईएस्ट एवर सेल्स क्वार्टर कंपनी ने दर्ज किया है। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अपडेट है, मार्केट कैप करीबन 2000 करोड़ रुपए का है इसका, और यहाँ पर कंपनी ने नतीजों के साथ साथ बायबैक का भी ऐलान किया। 150 करोड़ रुपए का बायबैक होने वाला है, 1000 रुपये प्रति शेयर पर। मौजूदा भाव से 21% का प्रीमियम है। नतीजे ऑलमोस्ट स्टेबल रहे हैं, मार्जिन 20% पर स्टेबिलिटी है, मुनाफा करीबन 13% बढ़ा है। रैडिको कहता नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन 16% से घटकर 12%, हालांकि कंपनी की आय में 9% का उछाल है, पर मुनाफा 25% गिरकर 52 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। सांगी इंडस्ट्रीज नंबर्स मिले जुले यहाँ पर है, रेवेन्यू 9% बढ़ा है, मार्जिन 19% था, इस बारी घाटे में आती हुई दिखी है EBITDA लेवल पर, इसलिए नेगेटिव मार्जिन हो गए हैं, और कंपनी का ओवरऑल 4 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 44 करोड़ का घाटा अब आता हुआ दिख रहा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक यहाँ पर भी नजर रखिए, नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन तो ऑलमोस्ट स्टेबल है 31% पर आय और मुनाफे के लिहाज से 17 और 9% की गिरावट है। और अंत में स्पाइस जेट, इनफैक्ट यहाँ पर घाटा बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले साल जो 784 करोड़ का घाटा था 833 करोड़ के घाटे में तब्दील हो गया है, और कंपनी की आय में भी 20% की गिरावट आई है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जितने भी नंबर्स हैं स्पाइस जेट के मैंने आपको बताए हैं, तो लार्जली नंबर्स कमजोर हैं स्पाइस जेट की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। सेकंड सेट की करते हैं शुरुआत, अरमान बताइए। जी, नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नंबर आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आय तो लगभग 83% बढ़ी है, पर मार्जिन में बड़ा कट देखा गया है, 4.9% से गिरकर 2.7% पर आते हुए दिखे हैं। स्टार सीमेंट ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे आपको ओवरऑल ठीक है, मार्जिन जो घटे हैं, हालांकि जो दूसरी कंपनीज के घटे उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम गिरे हैं। मार्जिन 8.9% से गिरकर 8.4% पर गिरे हैं। और अगर आय की बात करेंगे, आय में 45% का उछाल है। पॉलीप्लेक्स की बात करें, यहाँ पर अगर नतीजे देखेंगे, मिक्स सेट ऑफ नतीजे हैं, आय तो लगभग 35% बढ़कर आई है, पर जैसा कि अनुमान था लगभग मार्जिन में कटौती दिखी गई है, 16.6% से गिरकर 11.6% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 20% का उछाल है, पर उसका एक रीज़न ये है कि वो अदर इनकम फॉर एक्सचेंज की वजह से वहाँ पर बड़ी
इनकम होती हुई दिखी है, उसके चलते मुनाफा बढ़ा है। और कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है 55 रुपये का, जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 20 का और स्पेशल डिविडेंड है 35 रुपये का। वेल्सपन इंटरप्राइजेस, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 82% बढ़कर आई है और मार्जिन्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, 9% से बढ़कर 9.2% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे तो 10 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है, पर कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन भी है लगभग 67 करोड़ का। ग्रीव्स कॉटन की बात करें, यहाँ पे कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंपनी आय तो लगभग 87% बढ़ी है और जो पिछली बार घाटा था 23 करोड़ के आसपास का, इस बार उनको लगभग 29 करोड़ 29 करोड़ के आसपास का मुनाफा होता हुआ दिखा है। सीएससी की बात करें, नतीजे मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं। आय लगभग 8% बढ़ी है, पर मार्जिन्स में कट देखा गया है, 22% से गिरकर 14% पर आते हुए दिखे हैं। एनबीसीसी की बात करें, यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 8% बढ़ी है, मार्जिन्स में भी अच्छा खासा सुधार देखा गया, 8.7% से बढ़कर 4.4% पर, और उसी के साथ साथ मुनाफे में भी 34% का उछाल है। और कंपनी ने ये अपडेट भी दिया है कि अक्टूबर में कंपनी का जो कुल बिजनेस है वो लगभग 333 करोड़ के आसपास का होता हुआ दिखा है। और अंत में अगर बात एफडीसी की करें, यहाँ पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। अगर आय को छोड़ दें, आय में तो आपको दिखेगा थोड़ी बहुत ग्रोथ है लगभग 12% के आसपास की, पर मार्जिन्स में यहाँ पर भी कटौती है लगभग 18% से गिरकर 15% पर, और मुनाफे में भी लगभग 28% की कटौती है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे कैश वाले। नुपुर, आपके पास कौन से कैश के नतीजे हैं? बिल्कुल, आईओएल केमिकल्स यहाँ पे देखें तो काफ़ी कमज़ोर Q2 रहा है कंपनी की जो आय है वो फ्लैट है, इस बार जो ग्रोथ थी वो फ्लैट है, और जो मार्जिन है वो 8% से गिरकर 6% के आसपास आते दिखे। मिश्र धातु निगम की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी मिले जुले नतीजे। इनफैक्ट कंपनी की जो आय है वो 4% से इस बार गिरकर आई है, लेकिन जो मार्जिन है वो 27.5% से बढ़कर 32% के आसपास आते दिखे। मार्क्सन फार्मा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की आय 25% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। पिछले साल 16.5% के थे, वो इस बार 17.7% के आसपास आते दिखे। जिंदल पॉली काफ़ी कमज़ोर नतीजे, कंपनी की आय में 3% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 87% से इस बार गिरकर आया। मार्जिन्स में शार्प डिक्लाइन है, 22% से गिरकर इस बार 3% के आसपास आते दिखे। टीटागढ़ वैगन के नतीजे काफ़ी मिले जुले। कंपनी की आय में तो 77.5% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन 11% से घटकर इस बार 9% रह गए। 200 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन यहाँ पर भी है। जीआईसी हाउसिंग के मिले जुले नतीजे, क्योंकि एनआईआई 14% से गिरकर आई है, लेकिन जो मुनाफा है वो 25% से इस बार बढ़कर आया है, तो यहाँ भी नजर रहेगी। और इसी के साथ Q2 भी खत्म हो गया। बिल्कुल, तो नतीजे तो खत्म हो रहे हैं, बट कुशल, नतीजे हैं कोई या सिर्फ खबरें? अब तो खबरें ही हैं, नतीजों का तो अब सीजन फाइनली एक्चुअली खत्म हो गया है। खबरों में सबसे पहले एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, ये फोकस में रहेंगे। यहाँ पर एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री का मर्जर 14 नवंबर से प्रभावी है, और मर्जर के बाद मार्केट कैप के लिहाज से ये देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाएगी। और इनफैक्ट इसकी जो मर्जर कंपनी की शेयर अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट है वो 24 नवंबर ये तय की गई है। साथ साथ एबी कैपिटल, निप्पॉन लाइफ ये भी फोकस में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदित्य बिरला कैपिटल और निप्पॉन लाइफ के बीच का जो मर्जर था वो फेल हो चुका है, और दोनों कंपनियों के बीच मर्जर पर अब बातचीत नहीं बन पा रही है, तो डेफिनेटली इस वजह से ये फोकस में रहेंगे। साथ ही वेदांता इलेक्ट्रो स्टील, इसको बेच सकता है करीबन 12,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन से। ये कुछ खबरें आती हुई, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट वेदांता की ईएसएल में लगभग 95% की हिस्सेदारी है। टाटा मोटर्स कमिंस भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों जन मिलकर करीबन हाइड्रोजन से चलने वाले जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके लिए सॉल्यूशंस ऑफर करते हुए नजर आएंगे। और अंत में एक बड़ी डील है जहाँ पर प्रमोटर ने करीबन 5 लाख शेयरों की बिकवाली की है। इक्विटी शेयर 1.82% तो 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हिस्सेदारी लगभग 40.67% अब हो गई है, 42.5% से घटकर। ओके, तो सारे नतीजे और खबरें आज के आपके सामने हैं। अब डालते हैं ब्रोकरेजेस पर फोकस एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप नतीजों पर रिपोर्ट्स क्या हैं ये बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले ग्रासिम के साथ शुरुआत करते हैं। कल यहाँ पर मार्केट आज के दौरान नतीजे आए थे। जेफरीज दिखे खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य इन्होंने एक मामूली 10 रुपये से बढ़ाया। पहले 1970 रुपये का लक्ष्य दिया करते थे, अब 1980 का दे रहे हैं। 1750 के करीब की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 1830 रुपये का लक्ष्य दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं जेपी मॉर्गन, इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 1870 से सीधा बढ़ाकर 1980 कर दिया है। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे 1950 रुपये के लक्ष्य के लिए। भारत फोर्ज
इस स्टॉक के ऊपर भी खास नजर रखिएगा। सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 799 से बढ़ाकर करीब 949 रुपए के आसपास कर दिया है। 860 रुपए की करीब की क्लोजिंग और मान रहे कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस जो है आउटलुक यहाँ पर अच्छा लग रहा है। डिफेंस की ऑर्डर बुक अच्छी है तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 864 से बढ़ाकर 1021 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है 1035 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन जेफरीज अभी भी बेरिश है स्टॉक के ऊपर, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 555 के लक्ष्य के लिए। बीएचईएल यहाँ पर नतीजे अनुमान से कमजोर आए थे। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 71 की क्लोजिंग, 34 रुपए का लक्ष्य है। बीएचईएल पर जेफरीज भी देखे तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 40 का लक्ष्य दिया है। सिटी बिकवाली किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 40 से बढ़ाकर 48 कर दिया, 71 की क्लोजिंग है। वहीं नोमेरा अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और ब्रोकरेज हाउस में एकमात्र नोमेरा ऐसे हैं जो बीएचईएल के ऊपर पॉजिटिव है और लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया भी है, 65 से बढ़ाकर करीब करीब 79 का कर दिया है, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। एमजीएल सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य अगर आप देखें तो 990 से बढ़ाकर 1020 कर दिया है। ये मान रहे कि यहाँ पर जो नतीजे आए दूसरी तिमाही के कमजोर इसके लिए देखने को मिले क्योंकि इंडस्ट्रियल मार्जिन जो है वो घटे, लेकिन खास बात इस स्टॉक के अंदर ये है कि 4% की डिविडेंड यील्ड है और साथ में मार्केट कैप का 20% के आसपास का कैश है, तो जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। 990 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1020 कर दिया है। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 1100 से घटाकर 1015 कर दिया है। जेफरीज ने होल्ड किराए दिया है, लक्ष्य 870 से बढ़ाकर 915 कर दिया है। अपोलो टायर्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 329 रुपए के लक्ष्य के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है करीब 1650 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो टॉप रिपोर्ट्स तो ये हैं। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? वंश इंटरेस्टिंग रिपोर्ट रहेगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 135 की क्लोजिंग है, अभी भी 111 रुपए पर व्यू को बरकरार रखा है, लेकिन ये कमेंट्री अगर आप देखें तो पॉजिटिव है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनके अनुमान से 10% ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन खास बात ये भी कह रहे हैं कि आरओई और साथ में जो रेवेन्यू ग्रोथ है इसमें रिकवरी के लिए थोड़ा समय लग सकता है। एनएमडीसी पर कमजोर नतीजों के बाद आ गया, सिटी की तरफ से डाउनग्रेड, पहले खरीदारी किराए दिया करते थे अब बिकवाली किराए दे रहे हैं और लक्ष्य भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा एडजस्ट किया, 67 से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया है, 114 रुपये पर स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। डिलीवरी पर लगातार रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जेफरीज की तरफ पर रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 370 की क्लोजिंग, 700 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 520 रुपये के लक्ष्य के लिए। पेटीएम पर भी नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 695 रुपये का लक्ष्य दिया है। इंडियन होटल जहां पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं, 381 रुपये के लक्ष्य ले। और अंत में बढ़िया इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है AIA इंजीनियरिंग। कल हमने देखा था कि नतीजे बड़े दमदार आए थे। आज नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 2795 से बढ़ाकर 3150 कर दिया है, 2732 की क्लोजिंग है और मान रहे कि आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तो स्टॉक के ऊपर नजर रहेगी। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार, वक्त है पिक ऑफ द डे का। जैन साहब सुप्रभात, शुरुआत कीजिए, तैयार है? अरे बाप रे, वेरी कल की कसर आप पूरी निकलवा रहे और गजब। प्लीज टेक योर से रिलैक्स कर रहा था। प्लीज टेक योर ओन स्वीट टाइम, मैं तब तक थोड़ा घूम के आता हूँ। पूरा तैयार हूँ, पूरा तैयार हूँ सर। तैयार है? चलिए बताइए। लेट आया तो समय मिल गया था, 8:35 की जगह पे 8:45 पे स्टार्ट हो रहा है अपना शो बिकॉज ऑफ रिजल्ट सीजन, और रिजल्ट्स की वजह से काफी इनफैक्ट जो मिड कैप, स्मॉल कैप्स और जेम्स हमने जो रेकमेंड किया उसमें उतार चढ़ाव होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी भी एनालिसिस करेंगे और कर ही रहे हमारे चैनल में। तो आज जो मैं पिक्स लाया हूं वो असाही इंडिया ग्लास है। मैंने रिसेंटली भी जेम्स में रेकमेंड किया था और टारगेट भी अचीव हुआ और वापस से बहुत बढ़िया लग रहा है। तो असाही इंडिया ग्लास इज माय मेन पिक ऑफ द डे। बाकी HDFC ट्विंस ये तो जबरदस्त कर ही रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो अब कैच अप और करेंगे और बहुत बढ़िया लेवल्स पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया है। तो HDFC बैंक एंड HDFC दोनों देख सकते हैं। और TCS
जो कि अगेन अंडर परफॉर्मर ही बोलूंगा। आईटी स्टॉक्स वैसे भी अंडर परफॉर्म करे, लाजमी है। टीसीएस एंड ओएफएसएस इस बार ये दो का कॉम्बिनेशन में लाया हूं। ओएफएसएस एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर, और मुझे याद है ये मेरा सेकंड या थर्ड जेम स्टॉक था, उसके बाद बहुत ऊंचाइयों तक गया। एक बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी को मैंने रेकमेंड किया था, और पहले उतनी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी को मैंने कभी जेम्स में किया नहीं, बट बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 सीमेंट स्टॉक्स, ओरिएंट सीमेंट एंड हाइडेलबर्ग सीमेंट, ये स्टॉक्स, क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स वैसे इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, क्योंकि कुछ मार्जिन्स में प्रेशर है उसकी वजह से। बट अब लग रहा है कि वापस से जो लार्ज कैप से माहौल बना, भले वो अंबुजा में हो, श्री सीमेंट्स हो या एसीसी हो, ये सबको देखते हुए ये छोटे जो सीमेंट स्टॉक्स है, मिड कैप स्टॉक्स, ये कैचअप करेंगे। और आज मैंने देखा स्टार सीमेंट के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में सीमेंट स्टॉक्स विल अगेन डू वेल। ओके, तो ये है आपके लिए आशाई इंडिया ग्लास और सीमेंट स्टॉक्स लगभग सारे पसंद आ रहे हैं, जिसमें ओरिएंट सीमेंट और हेडलबर्ग को भी शामिल किया है जैन साहब ने। मुदीर जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। पिक ऑफ द डे में रहेगा सर, जिस पे कल ही हमने बात किया था, नेशनल एल्युमिनियम। हमें लगता है आज के सेशन में भी अच्छा अपसाइड मूव दिखा सकता है। कल भी 3-3.5% 4% की तेजी स्टॉक ने दिखाई थी, और आज भी लगता है कि उसी तरह का अपसाइड मूव काउंटर दिखा सकता है। 81 और 83 के टारगेट्स के लिए नेशनल एल्युमिनियम को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का। एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद इस काउंटर में बढ़िया बाइंग देखने को मिली है, और कल जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर भी ये काउंटर निकला, और वॉल्यूम रिकॉर्ड वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग नजर आई है। तो हमारा ऐसा मानना है आज भी फॉलो अप बाइंग आएगी। 81 और 83 के टारगेट्स के लिए नेशनल एल्युमिनियम को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस आएगा 75 का। परफेक्ट। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी पहले तो अनलाइक मुदित, मैं अनिल जी काम करके आया हूँ, कल वाला कोई भी स्टॉक नहीं दे रहा हूँ। पर अनिल जी मेरा जो स्टॉक है ना, एक जमाने में अनिल जी आप इसकी मूवमेंट पकड़ते थे, मतलब कि कैश का स्टॉक है, राधा कृष्ण दवानी जी का स्टेक है, रियल एस्टेट की स्टोरी है, मुझे लग रहा है अब ये चलेगा। बीएफ यूटिलिटीज अनिल जी इस पे खरीदारी की राय है, बट ये आजकल का हिसाब किताब नहीं है। जो स्टॉप लॉस दे रहा हूँ उस स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। 380 400 रुपए के राउंड चल रहा है, 380 का स्टॉप लॉस, 467 का टारगेट। बीएफ यूटिलिटी है मेरा पिक ऑफ द डे। के तो बीएफ यूटिलिटी भारत फोर्ज ग्रुप की ये कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। जी वेरी गुड मॉर्निंग दीप, मॉर्निंग। मेरा कैश काउंटर रहेगा जिसपे बाय करने की सलाह है। शायद 3 से 4 दिनों का व्यू लेना पड़ेगा। कैप्लिन पॉइंट है 775 का क्लोज है। मेरा स्टॉप लॉस 765, 10 रुपए नीचे रहेगा। 825, 840 ये 2 टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए कैप्लिन पॉइंट में। ओके, कैप्लिन पॉइंट है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से आपके लिए। कुणाल जी भी हमारे साथ तैयार है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर कौन सा शेयर आपने चुना है। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, मेरा मानना यह है कि इस बाजार में आपको करेक्टेड स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए जिनमें करेक्शन आ चुका है। ब्रेकआउट पर खरीदने से बेहतर यह है कि जिन स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है उनमें खरीदारी करें। तो अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है एनटीपीसी पर। एनटीपीसी में अगर आप चार्ट देखें अनिल जी, तो 7 दिनों से लगातार रेड कैंडल्स बन रही है, यानी कि 7 दिनों की रेड कैंडल्स के बाद स्टॉक अब एक मेजर सपोर्ट के आसपास चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है एनटीपीसी का करेक्शन यहां समाप्त हो जाएगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 169.5 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 178 रुपए का, दूसरा टारगेट 182 रुपए का। एनटीपीसी में मेरी खरीदारी की राय। ओके, तो ये है आपके लिए राय एनटीपीसी में खरीदारी करने की कुणाल जी की तरफ से। अच्छा बंसल जी एनटीपीसी पे कुछ कहना चाहते जी? बंसल जी। नहीं अनिल जी, मैं आपको याद करा रहा हूँ। अनिल जी आप एक सवाल पूछना भूल गए अनिल जी कुणाल जी से। ऐसे ही अनिल जी 6-7 रेड कैंडल्स बनी थी, ऐतिहासिक पता नहीं 12-15 रेड कैंडल्स बनी थी, और कुणाल जी ने निफ्टी पे अनिल जी एक कमेंट दिया था, और निफ्टी में अनिल जी बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिला था। तो अनिल जी आप पूछना भूल गए कि सेम काइंड का रिवर्सल एनटीपीसी में भी देखने को मिलेगा। मुझे एक्चुअली बैकग्राउंड याद नहीं आ रहा। हाँ कुणाल जी, रोशनी जरा इस पे रोशनी डालिए। अनिल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल जी बंसल जी की याददाश्त तेज हो गई। अनिल जी उसकी वजह यह है कि आजकल बादाम खा रहे हैं। तो अनिल जी बिल्कुल सही बात है। और हमने चर्चा की थी बैंक निफ्टी के अनिल जी, जिसमें लगातार 9 कैंडल्स बनी थी। हाँ बैंक निफ्टी, ये निफ्टी बोले अनिल जी लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन जी 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 जी
लेकिन यहाँ पर एनर्जी केवल 7 कैंडल है, वहाँ कैंडल्स ज्यादा थी। ओके, बिल्कुल बैंक निफ्टी की तो बात याद आ गई मेरे, निफ्टी बोले इसलिए मैं शायद थोड़ा हाँ चलिए बढ़िया है। तो एनटीपीसी भी उतने ही मजबूत मुंह दिखाने को तैयार है सुमित जी हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर क्या पसंद है आपको? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गोदरेज प्रॉपर्टीज चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है और रिसेंट के स्विंग हाई भी ब्रेक हुए हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 1350 रुपए से लेके 1370 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। 1300-1305 के आसपास गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी करें। 1270 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 1350 का पहला होगा और 1370 का दूसरा होगा। ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए, वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शायद कल वागले साहब को ही पसंद आया था गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो वागले साहब की तरफ से धन्यवाद भी मिल जाएगा आपको, साथ ही पिक्स भी। सर सुप्रभात, बताएं। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, मुझे कल मेरा BTST था और सुमित जी ने कवर किया है तो डेफिनेटली आज मूव आनी चाहिए, तो धन्यवाद उनको। मेरा आज का पिक है कोफोर्ज, जिसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगले 2 से 3 दिन के व्यू से मुझे लगता है इसमें एक अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। 4018 का बंद है, 3981 का मेरा स्टॉप लॉस होगा 1% का, तो हल्की सी एक बहुत ज्यादा गैप से खुला तो ना लीजिए, थोड़े से साइडवेज खुला तो बेटर होगा। और टारगेट में देख रहा हूँ 4200 तक अगले 1 से 2 दिनों में मूव आनी चाहिए। 4200 तक के टारगेट के लिए कोफोर्ज में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए आती हुई वागले साहब की तरफ से। चलिए बढ़ते आगे, करते हैं शुरुआत फर्स्ट एड की हेडलाइंस के साथ।